हाँ जी, तो लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली स्प्रिंग बूट की ही इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरीज के बारे में, राइट? तो फिलहाल मैंने इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे देखिए फायर कर दिया था। और अगर आप पहली बार यहाँ पे मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो इन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से यहाँ पे मैं स्प्रिंग बूट बता रहा हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें तो मैं इंसर्ट क्वेरी नहीं, बेसिकली उसी क्वेरी को एक्सप्लेन करूंगा और आगे का जो भी प्रोसेस है समझाऊंगा। लेकिन पहली बार अगर आप देख रहे होंगे तो ये सारा वीडियो आप एक एक करके देखना स्टार्ट करिए। चलिए आते हैं, हम अपने वीडियोस के अंदर आते हैं और अपना जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। लास्ट टाइम पे ये हमारी एप्लीकेशन हमने बनाया था, जिसमें हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग करके एक प्रोजेक्ट एक फीचर हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम बहुत एक ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग को ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सब बिहेवियर हमें करना है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारा जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दूं, राइट? एटलीस्ट आप जो है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट पूरा क्रड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर पाए, राइट? तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि हमने किया क्या था। देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ना एक प्रोजेक्ट बनाया था। कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। तो जो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसी डाली थी उसके बारे में थोड़ा पहले बताऊंगा। जैसे हम लोगों ने लॉम्बॉक डाला था। ये किस लिए होता है? लॉम्बॉक का काम होता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करना, है ना? जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर अननेसेसरीली सेटर गेटर बनता है प्राइवेट डेटा के लिए, उसको अवॉइड करना। अगर आपको बिल्डर पैटर्न प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है तो उसको लगाना। ऐसे बहुत सारे बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव कर देता है। MySQL क्योंकि हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी थी और डेटाबेस में डेटा स्टोर करना था, इसलिए ये डिपेंडेंसी हमने डाली थी अपने प्रोजेक्ट में। डेव टूल की डिपेंडेंसी इसलिए डाली थी ताकि हमारा प्रोजेक्ट बार बार रीलोड ना करना पड़े, अपने आप ये रीलोड और रीस्टार्ट होता रहे। स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी डालने से क्या हो जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आपके वेब का सारा फीचर जो है वो यूज हो पाता है। क्योंकि जब हम स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन में एक नॉर्मल वेब के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब इंप्लीमेंट होते हैं। ये भले ही रेस्ट एपीआई है बट एक वेब एपीआई है, अपने आप में वेब सर्विसेज है। अच्छा, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखो, वेब एपीआई, एपीआई, वेब सर्विस, माइक्रो सर्विस, है ना? तो कंफ्यूज मत हो भाई। यही जो आप एपीआई बना रहे हो इसको हम एपीआई डेवलपमेंट बोल सकते हैं, इसको रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट बोल सकते हैं। एपीआई दो टाइप की होती है, सोप एपीआई, रेस्ट एपीआई। तो हमने सोप एपीआई नहीं रेस्ट एपीआई बना रहे हैं। तो आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखिए, उसमें आपको मैंने ये सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि जो रेस्ट एपीआई हम बना रहे हैं वो एपीआई वेब पे चलेगी तो वो वेब एपीआई हो गई। अब वेब पे वो सारे कंसेप्ट को फॉलो करेगी। लाइक उसमें सेशन होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा, उसके अंदर लिसनर होगा, फिल्टर होगा, सब कुछ होगा, राइट? सारे वो कंसेप्ट जो वेब पे लगते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लगेंगी। बस यहाँ पे क्या है, व्यू हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि व्यू का काम बनाने का वो हमारे किसी तीसरे इन यूजर के लिए होता है। हम केवल बैकएंड बनाते हैं। वैसे देखिए जावा का जो मेन यूज है वो यही है, बैकएंड ही बनाना। बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि स्प्रिंग एमवीसी की एप्लीकेशन बनाते भी हैं, जिसमें मॉडल भी बनाएंगे, व्यू भी बनाएंगे, कंट्रोलर भी बनाएंगे, है ना? व्यू बनाने के लिए जेएसपी या टाइमलिप बनाएंगे, डेटा दिखाएंगे, दिखा सकते हो। बट वो एक लंबा पढ़ाई हो गया, राइट? अगर स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो तो स्प्रिंग बूट में क्या पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। स्प्रिंग कोर पढ़ रहे हो, स्प्रिंग एमवीसी पढ़ रहे हो, या स्प्रिंग का रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ये रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जिसमें हमने स्प्रिंग का कोर का भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको समझाया जरूर, है ना? और आगे और भी समझाते ही रहेंगे। तो स्प्रिंग वेब का जो मॉड्यूल है उसमें वेब का तो सारा फीचर हमें चाहिए ही चाहिए, है ना? क्योंकि रेस्ट एपीआई एक वेब डेवलपमेंट का ही काम है। ऐसा नहीं कि रेस्ट एपीआई आपका वेब पे नहीं चलेगी, इंटरनेट पे ही चलेगी, वेब वर्ल्ड वाइड चलेगी, राइट? तो ये हमारी वेब सर्विस हो गई या वेब एपीआई हो गई, राइट? अब इन्हीं वेब एपीआई को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है, फिर एक सर्वर से जोड़ दिया जाता है ना? और उसका नाम दे दिया जाता है माइक्रो सर्विसेज, राइट? जो आगे आप पढ़ोगे, अभी अभी नहीं, अभी तो बस ऐसे समझ लीजिए कि वेब एपीआई है। तो माइक्रो सर्विसेज एक यही सर्विसेज अगर आपको आ गया समझ में तो माइक्रो सर्विस भी आगे चल के समझ में आ ही जाना है। कुछ नया चीज नहीं है, वहां पे यही सेम कंसेप्ट, सेम सारी चीजें यूज होने वाली है। तो स्प्रिंग वेब का फीचर तो हमें चाहिए चाहिए होता है। अगर स्प्रिंग वेब नहीं मिलेंगे तो हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट में रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। वेब अगर रहेगा तभी डेवलपमेंट हो सकती है, स्टार्टर वेब इसे बोलते हैं। अगला, जेपीए का फीचर यूज करने के लिए हमने स्प्रिंग डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी डाली हुई थी, राइट? तो ये सारी डिपेंडेंसी ओआरएम का फीचर जिसको हम बोल सकते हैं यूज करने के लिए। ओआरएम जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस में डायरेक्टली स्टोर कर लेते हैं।
हमें एसक्यूएल क्वेरी वैली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। और इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती है आपकी नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी से, या आप बोल सकते हो जेडीबीसी से। तो जेडीबीसी का फीचर इसके अंदर होता है, राइट। ये सारी डिपेंडेंसी मेरे पॉम के अंदर पड़ी हुई है। लास्ट टाइम पे मैंने ये प्रोजेक्ट तो बना दिया था, बट मैंने एक्सप्लेन उतना बढ़िया नहीं किया था। मैंने सोचा कि इस बार आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, इसे तो डिटेल में समझाऊंगा। देखिए ये सारी डिपेंडेंसी इसमें लोमबॉक है, माई एसक्यूएल है। माई एसक्यूएल की डिपेंडेंसी हमने इसलिए डाली थी ताकि मैं माई एसक्यूएल से डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज करूं। तो मैं डेटाबेस के रूप में हम कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं, जो माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, राइट, या सिक्वल सर्वर, या ओरेकल, या DB2, राइट, या H2, कोई डेटाबेस आप यूज कर सकते हैं। हमने माई एसक्यूएल यूज कर रखा है। और माई एसक्यूएल में लास्ट टाइम पे अगर आप देख रहे होगे तो हमारे पास ये जावा ट्रेनी नाम का एक डेटाबेस था, और ट्रेनी नाम का ये देखिए हमारा टेबल भी बन के आ गया है, राइट। और इसमें देखिए एक डेटा इंसर्ट भी करा दिया था हमने, जिसमें आईडी नेम, ईमेल, आईडी नेम, फीस, मोबाइल नेम, ये सब आईडी नेम, मोबाइल और फीस, ये 4 डेटा हमने स्टोर कराई थी। जिसमें आईडी जो है ये आपकी यूयू आईडी है, यूनिवर्सल आईडी है, यूनिक यूनिवर्सल आईडी यहाँ पे स्टोर कराई गई है, राइट। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जेपीए ORM के लिए हो गया। वेब का फीचर यूज करने के लिए स्टार्टर वेब होता है। माईएसक्यूएल डेटाबेस की डिपेंडेंसी डेटाबेस से काम करने के लिए माईएसक्यूएल होता है। लोम्बॉक आपके बॉलर प्लेट कोड को रिमूव करने के लिए होता है। स्टार्टर टेस्ट आपकी टेस्टिंग का फीचर यूज करने के लिए होता है, क्योंकि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जब भी बनता है तो उसमें टेस्टिंग का मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड ही होता है। चलिए भाई, तो हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाया था? देखिए हमें प्रोजेक्ट हम क्या करने जा रहे थे, हम एक फीचर डेवलप करने जा रहे थे। एक फीचर, कौन सा फीचर? हमारे ऑनलाइन जितने भी ट्रेनी हैं, जैसे मान लो कुछ ट्रेनी हैं जो ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी डिटेल मुझे मैनेज करनी थी, इनको डिटेल मुझे स्टोर करनी थी, डेटाबेस में स्टोर करनी थी, गेट करनी थी, फेच करनी थी, ऐड करनी थी, डिलीट करनी थी। इस तरह का एक फीचर हमें डेवलप करना था। उसी फीचर के लिए मैंने एक फोल्डर बना दिया, पैकेज बना दिया था यहाँ पे लास्ट टाइम पे, ऑनलाइन ट्रेनिंग नाम से। और उसी में ही अपना कंट्रोलर, डीटीओ, एंटिटी, रेपोजिटरी और ये सारी चीजें बना दिया था। अब इस प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे कैसे होता है और ये कैसे चलता है? देखिए जब आप एपीआई डेवलप करते हो तो इसमें सबसे मेन चीज होता है कंट्रोलर का, राइट। कंट्रोलर मेन होता है, ठीक है। तो कंट्रोलर भी ओपन कर देता हूँ, डीटीओ भी ओपन कर लेता हूँ, एंटिटी भी, रेपोजिटरी भी, सर्विस भी, और सर्विस इंप्लीमेंटेशन भी, सबको मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको स्टार्टिंग से एक एक चीज के बारे में समझाता हूँ। देखिए जो कंट्रोलर होता है ये हमारी एप्लीकेशन का मान लीजिए कि होल सोल है, ये पूरी एप्लीकेशन का कंट्रोलिंग का काम कर रहा है ना। मतलब जब भी ब्राउजर से या किसी भी ऐप से कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले कंट्रोलर के ही पास नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो कहाँ जाएगी? तो सबसे पहले आएगी डिस्पैचर सर्वलेट के पास। डिस्पैचर सर्वलेट हमारा होता है फ्रंट कंट्रोलर। जब भी आप स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाते हो ना तो डिस्पैचर सर्वलेट आता है, क्योंकि एमवीसी का तो फीचर में डिस्पैचर सर्वलेट ये भी यूज करता है इंटरनली। तो डिस्पैचर सर्वलेट के बाद आगे इसकी रिक्वेस्ट आती है ना। तो और रिक्वेस्ट कैसे बनती है, क्या उसका फ्लो होता है, तो डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन में अपनी अपनी YAML के अंदर या रिसोर्स प्रॉपर्टी के अंदर आपने क्या यहाँ पे पोर्ट लिया हुआ है। तो पोर्ट नंबर हमने लिया है 9000। तो जब हम 9000 पे रिक्वेस्ट भेजेंगे कुछ इस तरह से, जैसे हमने लिखा http://localhost:999 9000 नहीं था, शायद 999 ही था, आई डोंट नो, सॉरी 9000 ही था। तो ये इस तरह से आपने कहा ये क्या कर रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है, राइट। ये तो समझते होगे आप। तो सर्वर जो है यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन है, क्योंकि सर्वर पे ही हमारी एप्लीकेशन चल रही है। बाय डिफॉल्ट मैंने शायद वहां पे अंडर 2 सर्वर कन्फिगर किया हुआ था, या टॉमकैट सर्वर कन्फिगर किया हुआ था, ठीक है। तो जब जैसे मेरी एप्लीकेशन है, मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे ऐसे रन करता हूँ। तो सेलेक्ट हो जाए भाई, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? सेलेक्ट करके देखिए मैं एप्लीकेशन को यहाँ से रन करता हूँ। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, एप्लीकेशन को जैसे आप रन करते हो, एप्लीकेशन को जैसे ही आप रन करते हो तो एप्लीकेशन में जो मेन क्लास होती है वो हमारी चलती है। और मेन क्लास हमारी है, ये मेन क्लास है, ये हमारी स्प्रिंग बूट की मेन क्लास है, जिसमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लगा हुआ है। इसमें कंपोनेंट स्कैनिंग, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, इनहेरिटेड, डॉक्यूमेंटेड, ये सारा एनोटेशन इंटरनली मेमोरी में चलता है। तो इस एनोटेशन की वजह से, देखिए इस एनोटेशन की वजह से मेमोरी में बहुत सारा काम कंपोनेंट स्कैनिंग का अपने आप हो रहा होता है। मतलब आपके प्रोजेक्ट का जो स्कैनिंग ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है, ये तो पता ही होगा, पहले मैंने वीडियोस में बताया है, ठीक है।
यहाँ से वो हमारी सारी क्लासेस को स्कैन करता है, सारी क्लासेस को, है ना। और क्लासेस को ही नहीं, हमारी डिपेंडेंसीज को भी स्कैन करता है। लाइक pom.xml में कौन कौन सी डिपेंडेंसी है, तो pom.xml में JPA की डिपेंडेंसी है, pom.xml में MySQL की डिपेंडेंसी है। तो वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आता है और खोजता है कि क्या कोई ऐसी क्लास है जो JPA का फीचर रखता है अपने पास। यस, उसी क्लास को तो हम एंटिटी क्लास बोलते हैं। तो मैंने एंटिटी क्लास यहाँ पे बना रखी है। भाई जैसे मैंने प्रोजेक्ट को चलाया ना, प्रोजेक्ट के चलते ही एंटिटी क्लास मेमोरी में कॉल हो गई। देखिए काम तो बहुत सारे हुए, बट हम इसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इन्हीं चारों पांचों के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के चलने से आपका जो टेबल है वो मेमोरी में क्रिएट हो जाता है, मतलब प्रोजेक्ट को रन होते ही क्रिएट हो जाता है। आप ऐसे कर सकते हो कि इसका ईगर लोडिंग हो जाता है, ईगर लोडिंग हो जाता है, और ये एंटिटी को देखते ही समझ आता है कि भैया ये हमारी एंटिटी क्लास है, इस नाम से टेबल बनाना है, और इस नाम, ये हमारी जो फील्ड है ये प्राइमरी की है, और इसके अंदर आने वाले जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे उस पर्टिकुलर टेबल के कॉलम है। ठीक है, तो ये काम ऑटोमेटिकली हो गया होता है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। ये चीज हम देख भी सकते हैं। अब ये कैसे कैसे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस टेबल को यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, राइट। इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, तो ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। ठीक है, टेबल को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, सेलेक्ट करके ड्रॉप कर दिया। ओके, तो क्या टेबल ड्रॉप हो गया, रिफ्रेश करते हैं। तो टेबल ड्रॉप इसलिए नहीं होगा, यहाँ से नीचे आउटपुट नीचे दिखा होगा, क्योंकि मैंने डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया हुआ था ना, तो मुझे यहाँ पे डेटाबेस का भी नाम लिखना पड़ेगा। क्या है मेरे डेटाबेस का नाम, लेट्स से जावा ट्रेनिंग, और उसके अंदर से ट्रेनिंग, है ना, और ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। हो गया ड्रॉप, टेबल खत्म। अभी तो टेबल नहीं है ना, रिफ्रेश करते हैं, देखिए कोई टेबल नहीं है ना, क्वेरी बता देते हैं, अभी देखिए कोई टेबल नहीं है। अब देखिए मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा, देखिएगा एप्लीकेशन को जैसे ही मैं रन करूंगा, एप्लीकेशन के रन होते ही, एप्लीकेशन के मेमोरी में रन होते ही स्प्रिंग बूट का जो ऑटो स्कैनिंग प्रोसेस है, ऑटो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है, वो सब मेमोरी में चलता है। वो कैसे चलता है, वो चलता है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन क्लास है उस पर @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना। इसका मैंने डिटेल बताया है, पहले भी किसी वीडियो में बताया, जाके देखिए। तो उसने क्या करा, देखिए यहाँ पे देखिए टेबल क्रिएट करने का, देखिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और ये पूरी एसक्यूएल क्वेरी दिख रही है। ये कैसे दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि भाई मैंने अपने YAML के अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करी है, सो एसक्यूएल ट्रू। तो जो भी एसक्यूएल क्वेरी मेमोरी में जनरेट होती है वो यहाँ पे दिखा दे रहा है। ये किसका कमाल है, ये किसका कमाल है, ये कमाल है आपके आपके JPA का, जो आपने JPA अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाला है ना, उसकी वजह से। अच्छा, JPA कहता है, क्या कहता है, JPA कहता है प्रोग्रामर से कि हे प्रोग्रामर, कि भाई देखिए आपको ना, आपको अगर अपने प्रोजेक्ट में कोई एंटिटी बनाना है, आपको पता है एंटिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी। एंटिटी का मतलब जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर होगा, दैट इज एंटिटी। डेटाबेस के अंदर एंटिटी उसी को बोलते हैं जिस क्लास का जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर होगा। तो वो कहता है कि अगर कोई क्लास को आपको एंटिटी क्लास बनानी है, तो क्वेश्चन है हम डिसाइड कैसे करेंगे कि एंटिटी क्लास कैसे बनानी है और क्या बनाना है। ये डिपेंड करता है कि आप इनपुट क्या देना चाहते हो, आप डेटा क्या भेजना चाहते हो। तो जो भी आप डेटा भेजना चाहते हो, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो भी आप डेटा फॉर्म से भेजना चाहते हो, जिस डेटा पे आप ऑपरेशन करना चाहते हो, जिस डेटा, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं ट्रेनिंग की डिटेल रखना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने जावा ट्रेनिंग का क्लास बना दिया। चूंकि चूंकि ये JPA का नियम है कि किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना होता है, इसीलिए मैंने आईडी नाम का एक कॉलम बनाया, इसको @id लगा दिया। @id लगाने से क्या हुआ भाई, ये जो ID नाम का कॉलम है ये प्राइमरी की बन गया। तो एक्चुअली ये नॉर्मल समझ लो कि डेटाबेस का कंसेप्ट होता है, नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि एक टेबल में एक प्राइमरी की होना जरूरी है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाया, और उसको ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए UUID लगा दिया कि हमें UUID तरीके से ऑटोमेटिकली जनरेट करके देना। बाकी मैंने यहाँ नेम, ईमेल, मोबाइल और फीस ये भी वेरिएबल बनाए हुए हैं। इन वेरिएबल के ही नेम से ऑटोमेटिकली डेटाबेस में कॉलम बन जाएगा। अगर आपको वो नाम नहीं चाहिए तो आप @कॉलम यहाँ पे यूज कर सकते हो और अपने
टेबल के कॉलम का नाम हम चेंज कर सकते हो, राइट, फील्ड के अंदर आने वाले कॉलम का नाम। चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करिए, देखिए टेबल आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन इस टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए आईडी है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, फीस है, ये दिखा रहा है, ठीक है। तो और इसमें ये टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन है। ये डेटा, नो आर्गुमेंट, ऑल आर्गुमेंट, ये सब तो हमारे लॉम्बॉक का एनोटेशन है, जिसे हमें सेग्रीगेटर वगैरह बनाने की जरूरत ना पड़े, वो बॉयलर प्लेट कोड जो है ना दिखे, तो तभी इसीलिए थोड़ा सा छोटा दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो पहली चीज यही चल जाती है भाई, और टेबल ओवल बन जाता है। अब देख रहे हो इतना स्मार्टनेस है इसके पास, ये इतना काम करके दे देता है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई ये जेपीए का काम हो गया, इसलिए ये एंटिटी हमने बनाई हुई है, अब एंटिटी को कर देते हैं बंद। एक चीज हमने समझ लिया, एंटिटी, ठीक। अब मैं आपसे ये बोलूं कि चलिए ठीक है ये हो गया, अब आगे भाई ये आपकी एक एप्लीकेशन है, एपीआई डेवलप कर रहे हो, तो जब एपीआई आप डेवलप कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन कहाँ बना रहे हो, किसी सर्वर पे बना रहे होगे, तो वो सर्वर किस मशीन पे चल रहा है, अभी मेरा सर्वर मेरी मशीन पे चल रहा है, और इसको एक्सेस कहाँ से करेंगे, जहां मर्जी वहां से एक्सेस कर लो यार। आप इसको डिप्लॉय कर दोगे और वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड भी एक्सेस हो जाएगा, है ना, www URL पे एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैंने क्या करा है, इसको अभी अपने लोकल मशीन पे रख रखा है, इसीलिए मैं ब्राउजर, यहाँ पे ब्राउजर नहीं है, बेसिकली पोस्टमैन है, पोस्टमैन जो अपने आप में क्लाइंट का काम करता है, जो एपीआई को टेस्ट करता है। तो अपने क्लाइंट को अपने सर्वर से इंटरेक्शन चाहता हूँ, और क्लाइंट का सर्वर के इंटरेक्शन कैसे हो सकता है बताओ, बेसिक सा नियम है जावा का। एक क्लाइंट को सर्वर की 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, राइट। प्रोटोकॉल हो गया एचटीटीपी, आईपी एड्रेस हो गया लोकल होस्ट, राइट, और ये पोर्ट नंबर हो गया 9000। मैंने कहा कि भैया इस लोकेशन पे कोई एपीआई पड़ी हुई है क्या, तो बस यहाँ पे अगर सर्वर रनिंग होगा तो रिक्वेस्ट यहाँ तक अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट आके करेगा क्या, आपका जो डिस्पैचर सर्वलेट है वो मेमोरी में कॉल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपकी रिक्वेस्ट को देखता रहेगा। अभी यहाँ कॉल हुआ नहीं है, अभी कॉल हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ डिस्पैचर सर्वलेट दिख नहीं रहा है, अभी जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कॉल होगा। लेकिन वो करेगा क्या, डिस्पैचर सर्वलेट मेमोरी के अंदर रहता है, वो आपकी रिक्वेस्ट को भेज देगा आपके कंट्रोलर के पास, इसीलिए हमने एक रेस्ट कंट्रोलर यहाँ पे बनाना होता है, हमने बना दिया। और इस कंट्रोलर का एक पाथ दे दिया कि एपीआई v1.training, जब आप इसको कॉल करोगे तभी ये कॉल होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे लास्ट में स्लैश लगा के लिखना पड़ेगा भाई, तो हमने लिख दिया। चलिए, तो ये यहाँ तक का जो पाथ हो गया वो हमारे इस कंट्रोलर तक का हो गया। लेकिन कंट्रोलर के किस एंड पॉइंट मेथड को कॉल करना है, यहाँ पे रजिस्टर भी है, रजिस्टर ऑल भी है, अपडेट भी है, डिलीट भी है, ये सब अलग अलग मेथड है, तो मुझे रजिस्टर को कॉल करना है, तो आप स्लैश करके रजिस्टर लिख दीजिए यहाँ पे। तो इतना लंबा पाथ है। ये जो रजिस्टर है ये हमारे उस बिजनेस मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट मेथड या एंड पॉइंट यूआरएल। और ये जो होता है ये आपके एप्लीकेशन का होता है बेस यूआरएल, क्योंकि ये बेस यूआरएल सारी एपीआई के लिए होगा, राइट। चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे रजिस्टर ऑल हो, चाहे गेट हो, गेट ऑल हो, अपडेट हो, फाइंड हो, सबके लिए होगा। रजिस्टर तक हम पहुंच गए। अब जब हम रजिस्टर तक पहुंच गए तो रजिस्टर वाला जो मेथड है वो क्या करने के लिए बनाया गया है, वो डेटा लेने के लिए, डेटा देने के लिए, लेने के लिए ले रहा है, इसलिए पोस्ट मैपिंग। तो जब पोस्ट मैपिंग यहाँ पे हमने लगा दिया, तो इसीलिए हम जब रिक्वेस्ट यहाँ से भेजेंगे तो यहाँ पे मेथड का टाइप क्या लिख के भेजेंगे, पोस्ट लिख के भेजेंगे। अब यहाँ से डेटा सेंड करेंगे, लेकिन डेटा तो हमने लिया ही नहीं, सेंड कहाँ से करेंगे, तो डेटा लेने के लिए भाई यहाँ बॉडी में जाइए, और बॉडी में जाके यहाँ पे आप अपना यहाँ पे टाइप जेएसएन सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे जेएसएन है ये, और यहाँ पे रॉ करके जेएसएन सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जेएसएन टाइप में आप यहाँ से डेटा भेजिए। कितना डेटा भेजोगे, कितना डेटा भेजोगे, जितना हमने एंटिटी में कॉलम बना रखे थे। तो एंटिटी में कितने कॉलम बना रखे थे, अभी आपने देखा था, एंटिटी में हमने कॉलम बना रखा था, ये यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने एक आईडी, ईमेल में और फीस, मोबाइल बना रखा था। लेकिन इस केस में जो आईडी है ये हमें नहीं भेजना, क्योंकि ऑटोमेटिक होगा और ये प्राइमरी की है। तो मुझे ईमेल, फीस और मोबाइल, ये 4 डेटा भेजना है। इन 4 डेटा को भेजने के लिए मैंने, चलिए यहाँ पे ऐसे डेटा लिख देता हूँ, और यहाँ से की वैल्यू पेयर में मुझे डेटा बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया की, जो कि जेएसएन की कहलाता है। तो जेएसएन में मैंने इस तरह से की बना दिया, ये हमारा की हो गया, और ये हमारा अगला की हो गया, ये हमारा अगला की हो गया, राइट। इस तरह से हमारे पास ये सब कीज हो गए, है ना। और ये हो गया हमारा, इसको हटा देते हैं, है ना, इसको भी हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये की हो गए। अब इन की वैल्यूज भी तो भेजनी है, राइट, इन कीज की वैल्यू भी भेजनी है, तो ऐसे कॉलन लगा दीजिए। अब जैसे मैंने वैल्यू यहाँ पे दे दिया भाई, लेट से ram@gmail.com, ईमेल आईडी दे दिया, ठीक है, पहला डेटा हो गया। फीस मैंने ऐसे दे दिया, चूंकि फीस हमने वहाँ डबल ले रखा है, तो आप ऐसे डबल वे में भी डेटा भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मोबाइल मैंने स्ट्रिंग ले रखा है तो आप ऐसे मोबाइल स्ट्रिंग में भेज सकते हैं, और जो नेम है वो स्ट्रिंग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए मैं डबल कोड में यहाँ पे राम ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सारे डेटा को लेने के बाद आप यहाँ पे कॉमा जरूर लगा दीजिए। ठीक है, बस हो गया, ये डेटा हो गया। अब जैसे ये डेटा लिख के मैं भेजूंगा तो मेरा डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए। तो प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि आपको यहाँ कंट्रोलर के अंदर बेसिकली आपके डेटा को पहले रिगेट करना होगा, और गेट करके आपके एंटिटी में सेट करना होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था ये अप्रोच सही नहीं होता है कि आप डेटा को गेट करो और डेटा एंटिटी में सेट करो, है ना। इसीलिए मैंने अपने कंट्रोलर में अपने एंटिटी को एक्सपोज नहीं करा है, क्योंकि एंटिटी जो लेयर है वो आपका डेटा एक्सेस लेयर है, वो सीधे डेटा से इंटरेक्ट करती है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है, यानी डेटा की प्रॉपर्टी रखती है। तो कोई बंदा अगर मान लीजिए कोई गलती से ही कोई एसक्यूएल इंजेक्शन या कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करे, हमारे प्रोजेक्ट की हैकिंग करने की कोशिश करे, तो वहाँ समस्या हो जाएगी। इसीलिए भाई हम लोगों ने एक नया लेयर बनाया जिसका नाम है डीटीओ लेयर। डीटीओ लेयर में मैंने एंटिटी की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, @entity @id वाईडी कुछ नहीं लगाया। डीटीओ इज द पोजो क्लास, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, एकदम पोजो क्लास है, जिसमें हमने नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, फीस ऐसे ले रखा है, समझो। तो पोजो क्लास एकदम बिल्कुल प्लेन ओल्ड क्लास है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अब इसको डीटीओ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये डेटा यूजर से ले भी आएगी और कभी जरूरत पड़ेगी इसी को यूज करके डेटा यूजर को देंगे भी, राइट। इसीलिए मैंने इस डीटीओ को क्या कर रखा है, यहाँ पे देखिए @रिक्वेस्ट बॉडी के साथ यहाँ पे डीटीओ को लगा दिया। रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन का काम क्या होता है? इस रिक्वेस्ट से आने वाले जो डेटा होता है उसके की को देखना। की क्या है भाई? नेम, ईमेल, मोबाइल और फीस, इनको मैच करेगा। कहाँ पे? इस डीटीओ के अंदर। क्या इसी नाम से डेटा है यहाँ पे? बिल्कुल है भाई। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट से आने वाले जो जेएसएन बॉडी है ना, इस जेएसएन बॉडी का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जेएसएन का ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा, है ना। जेएसएन का ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन, सीरियलाइजेशन, ऑब्जेक्ट से जेएसएन में कन्वर्जन, डीसीरियलाइजेशन, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, राइट। तो सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन अपने आप होगा। ये कैसे होगा भाई जादू? ये जादू होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जैक्सन की लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है, राइट। वो समझ लीजिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट हो गया, राइट। तो जैसे आप डेटा दोगे तो जेएसएन की पार्सिंग होगी, डेटा की पार्सिंग होगी, डेटा की करके गेट करा जाएगा और इस जावा एंटिटी डीटीओ के अंदर जाके स्टोर कर दिया जाएगा, राइट। इस केस में यहाँ पे जो भी डेटा भरोगे, यहाँ पे जो भी की का नाम होगा एकदम जैसे नेम, ईमेल, मोबाइल, फीस, यही सेम नाम से फील्ड, सेम नाम से वेरिएबल इस क्लास में होना चाहिए। अदरवाइज डेटा सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी के हिसाब से तो आप डेटा वहां से भेज रहे हो। तो ये डेटा को यहाँ पे गेट कर लेगा, राइट। रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा अपने आप उस जेएसएन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके डेटा यहाँ से गेट हो जाएगा, और गेट होने के बाद अब डेटा को हमें कहाँ लेके जाना है, डेटा को लेके जाना है अपने डेटाबेस में, राइट। लेकिन डेटाबेस में कैसे लेके जाएं? क्या कंट्रोलर में ही डेटाबेस की कोडिंग कर दें क्या? नहीं भाई। आप अगर अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी डेटाबेस एक्टिविटी करना चाहते हो तो पहले एक काम करो, डेटाबेस एक्टिविटी करने के लिए आप डेटा एक्सेस लेयर अलग से बनाओ। उसके लिए भाई हम क्या करें, उसके लिए क्या करें, कुछ सोल्यूशन बताइए। तो देखिए उसके लिए पहले डेटा एक्सेस लेयर की तो बाद में बात करा जाए, पहले बिजनेस लेयर आप डिसाइड करिए। तो दो लेयरिंग यहाँ पे है, 2-3 लेयरिंग है। एक तो देखिए एंटिटी वाली कहानी थी, उसको मैंने बंद ही कर दिया। डीटीओ भी आपको समझाई दिया, इसको भी बंद कर देते हैं। चलिए अब बात आ जाती है कि कंट्रोलर के अंदर अगला लेयर कौन सा होगा और किसको हम कॉल करने वाले हैं। अगला लेयर होगा सर्विस लेयर। सर्विस लेयर क्या होता है? सर्विस लेयर वो होता है जो प्योर बिजनेस लॉजिक लिखता है, जिसमें प्योर बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे जावा ट्रेनिंग की सर्विस बनाई हुई है, जो कि बेसिकली एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में हम वो सारे अपने बिजनेस मेथड डिक्लेयर करके रख देते हैं जो जो हमें काम करवाने हैं, कि भाई रजिस्टर करवाना है, रजिस्टर ऑल करवाना है, फाइंड करवाना है, फाइंड ऑल करवाना है, अपडेट कराना है, डिलीट कराना है, ये सब हमने सोच लिया। और उसमें पैरामीटर भी उसी टाइप का ले लिया जिस टाइप का हमें करना है, जो जो रिटर्न कराना उसी टाइप का सोच लीजिए आप अपने हिसाब से, राइट। ठीक है भाई। तो और इसके बाद इस पर्टिकुलर सर्विस लेयर का इम्प्लीमेंटिंग क्लास बनाइए। मेन तो इम्प्लीमेंटिंग क्लास ही होता है, और उसको @सर्विस से जरूर एनोटेट कर दीजिए। देखिए @सर्विस से एनोटेट करने से क्या होगा, @सर्विस से एनोटेट करने से ये जो क्लास है ये समझ लीजिए कि इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये @सर्विस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये हमारी एक सर्विस लेयर है। एक्चुअली में सर्विस के अंदर से इंटरनली मेमोरी में कंपोनेंट ही चल रहा होता है, देखिए तो, है ना। क्योंकि हम चाहते तो कंपोनेंट भी लिख सकते थे, बट जावा वालों ने एक स्टैंडर्ड दे रखा है कि अपने सर्विस लेयर को कंपोनेंट मत लिखो, अच्छा नहीं लग रहा है। आप @सर्विस लेयर लिखो, है वो भी कंपोनेंट, पर लेकिन यूजर को पता चलेगा कि भैया ये सर्विस लेयर है, इसमें सर्विस का कोड लिखा हुआ है।
और यहाँ पे ये क्लास होती है जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट करा के मैंने उसके सारे मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर रखा है, देखिए सारे मेथड को ओवरराइड कर रखा है, ठीक है। तो ये काम आप करिए, इसके अंदर का कोड अभी मैं आपको बताता हूँ। और कंट्रोलर में क्या करिए, सर्विस लेयर को ऑटो वायर करिए, देखिए मैंने यहाँ पे ऑटो वायर कर रखा है। तो जो जावा ट्रेनिंग सर्विस यानी कि इंटरफेस को मैंने यहाँ पे ऑटो वायर करा रखा है, इसलिए यहाँ इंटरफेस बनाया। तो एक सिक्योरिटी भी रीजन है, इंटरफेस बनाया फिर इंप्लीमेंटिंग क्लास बनाई और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव करेंगे। तो ये जावा ट्रेनिंग सर्विस के अंदर हमारी जावा ट्रेनिंग सर्विस IMPL जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट रन टाइम पे अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब उस सर्विस लेयर से हमने उस सर्विस लेयर में एक रजिस्टर मेथड बना रखा था, तो जिसको मैंने कहा कि भैया ये DTO लीजिए और DTO को डेटाबेस में सेव करिए, है ना। तो ये डेटाबेस में सेव करेगा, लेकिन तो फ्लो समझिएगा, फ्लो क्या है। फ्लो बहुत सिंपल सा है। फ्लो ये है कि कंट्रोलर में सर्विस को हम ऑटो वायर करते हैं और सर्विस लेयर के अंदर कोई ऐसा फंक्शनलिटी का बिजनेस मेथड बनाते हैं, उस बिजनेस मेथड को हम अपना डेटा भेजते हैं, चाहे वो DTO का डेटा भेज दें, चाहे कई लोग एंटिटी का डेटा भेज देते हैं, कोई स्ट्रिंग डेटा भेज देते हैं, जैसा मर्जी वैसा डेटा भेजिए। आप अपनी सर्विस को अपना डेटा दीजिए। जब आप सर्विस लेयर को अपना डेटा भेज दोगे तो सर्विस लेयर उस डेटा को गेट करेगी और गेट करके डेटाबेस में स्टोर करनी चाहेगी, राइट। लेकिन डेटाबेस में स्टोर करने के लिए डेटा एक्सेस लेयर चाहिए ना, तो डेटा एक्सेस लेयर अलग बनता है, उसकी कहानी बताता हूँ। पहले देखिए, ये एक्चुअली में मेथड किसका कॉल होगा, होगा कॉल उस इंटरफेस का, राइट। इंटरफेस का कॉल होगा, बट रन टाइम पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा, राइट। और इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास जो भी यहाँ पे बनाई गई है उसका मेथड कॉल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट DTO ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आ गया DTO ऑब्जेक्ट। अब DTO ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो कायदे से क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे हम JDBC कनेक्टिविटी का कोड लिखें, ड्राइवर को लोड करें मेमोरी में और सारा काम करें। जावा कहता है भाई, स्प्रिंग बूट कहता है, सॉरी स्प्रिंग बूट कहता है मत करो यार, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। आप अपनी application.yml में बस ड्राइवर URL यूजर नेम पासवर्ड बता दीजिए, बस बात खत्म। आपका सारा काम हम कर देंगे, डेटाबेस में कनेक्शन वनेक्शन सब स्टेब्लिश कर देंगे, है ना। और लेकिन एक काम करना है आपको। हमने कहा क्या, उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक रेपोजिटरी लेयर अलग से बनाओ और उसको @repository से एनोटेट करो, और वो बेसिकली एक इंटरफेस होगा। हमने कहा ठीक है, तो क्या रिपोजिटरी कुछ नया चीज है क्या, नहीं, कह रहा है कि वो कंपोनेंट ही है। मैंने कहा कंपोनेंट है तो कंपोनेंट लिख दो, तो कह रहे हैं नहीं नहीं कंपोनेंट मत लिखो, रेपोजिटरी लिखो, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि पता चले कि रेपोजिटरी का मतलब रिपोजिटरी लेयर है या हमारा डेटा एक्सेस लेयर है, जो डेटाबेस से जाएगा, इंटरेक्ट करेगा और डेटा लेके आएगा, ले जाएगा वगैरह वगैरह। अच्छा, लेकिन कोई भी रेपोजिटरी को लगाने से पहले आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपने क्या अपने इंटरफेस में किसी रिपोजिटरी से बने बनाए रिपोजिटरी से इनहेरिट कराया है। तो हमने कहा कोई बनी बनाई रिपोजिटरी होती है क्या, उन्होंने कहा हमने बहुत सारी रिपोजिटरी दे रखी है बनी बनाई, आप उन्हीं में से किसी रिपोजिटरी को इनहेरिट करा लीजिए। तो ज़्यादातर लोग और हम भी JPA रिपोजिटरी को इनहेरिट कराते हैं। तो JPA को क्यों कराते हैं, क्योंकि JPA के पास बाय डिफॉल्ट CRUD ऑपरेशन का सारा फीचर होता है और साथ में पेजिनेशन और सब एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर पड़ा होता है, इसलिए JPA रिपोजिटरी को इनहेरिट करा देते हैं। JPA रिपोजिटरी को इनहेरिट करा के एंगुलर ब्रैकेट में यहाँ पे हम अपनी एंटिटी का नाम और एंटिटी के अंदर आने वाले प्राइमरी की जो भी प्राइमरी की होगी उसका टाइप यहाँ पे बताते हैं। तो जो जावा ट्रेनिंग हमारी क्लास थी, एंटिटी क्लास, उसमें जो आईडी था उसका टाइप स्ट्रिंग ही था, इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ था, राइट। इतना करने के बाद क्या होता है पता है, ये जो रेपोजिटरी लेयर है, इतना लिखने के बाद आपका काम खत्म हो गया। डेटाबेस से रिलेटेड आपको एक लाइन का कोड नहीं लिखना है, एक लाइन का कोड नहीं लिखना है, क्योंकि जो JPA रिपोजिटरी हमारी इंटरफेस है, इस इंटरफेस के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ऐड ऑल, सेव गेट, फेच, लोड, सब मेथड इसके अंदर पड़े हुए हैं। इन सारे मेथड्स को हमें नहीं बनाना है, इसकी इंप्लीमेंटेशन हमें नहीं करनी है, हमने बस इंटरफेस बना के रिपोजिटरी से एनोटेट कर देना है, दैट्स इट। तो हमारा जो स्प्रिंग बूट का ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, या स्प्रिंग बूट कह सकते हो फ्रेमवर्क खुद है, ये इस पर्टिकुलर इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास खुद ही बनाएगा और उनके अंदर लॉजिक डेफिनेशन वो खुद ही देगा रन टाइम पे, समझ रहे हो। तो समझ लो कितना बड़ा काम हो जा रहा है आपका, सोच लो कि मतलब आपको एक ड्राइवर लोड करना है, ना कनेक्शन बनाना, ना प्रिफर्ड स्टेटमेंट लिखना है, बस आपको एक सेव मेथड मिलेगा, सेव मेथड कॉल कर दो, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। हमने कहा किस पे कॉल करें, वो कहते हैं जावा ट्रेनिंग नाम की, जावा ट्रेनिंग रिपोजिटरी वाली क्लास के, मतलब इसी का ऑब्जेक्ट पे चला दो। हमने कहा इसका ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा कैसे, इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, जहां आपकी इच्छा हो इस इंटरफेस को ऑटो वायर कर दो। मैंने कहा जहां क्या, बिजनेस लॉजिक तो सर्विस में लिखा जाता है ना, तो सर्विस के अंदर मैंने इसको यहाँ पे ऑटो वायर कर दिया, राइट, ठीक है। तो सर्विस के अंदर जब मैंने इसको ऑटो वायर कर दिया, बस इतना करने से हमारी JPA रिपोजिटरी की इंप्लीमेंटिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ रन टाइम पे आएगा अपने आप। कैसे, जैसे हमने इंटरफेस को ऑटो वायर किया था तो उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा था कंट्रोलर में, देखो यहाँ पे
इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, वैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर तो फिर भाई इसी का मेथड है ना, चलाओ आप, आपको कुछ क्या थोड़ी ना आपको मेहनत करना है। आप यहाँ पे देखिए अपने मेथड के अंदर जाइए, डॉट लगाइए, देखिए मेथड का पूरा खानदान आ गया, ये पूरा खानदान है मेथड का, सब ये मेथड कॉल करो। ये सारा मेथड जो है डेटाबेस से आपसे इंटरेक्ट करेगा, डेटा एक्सेस लेयर है, इसीलिए इसको डेटा एक्सेस लेयर बोलते हैं रिपोजिटरी को। तो एक्चुअली में सर्विस के अंदर हम रिपोजिटरी को ऑटो वायर करा लेते हैं, क्योंकि सर्विस में प्योर बिजनेस लॉजिक जब हम लिखेंगे तो हमें डेटा एक्सेसिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए रिपोजिटरी को यहाँ ऑटो वायर करा दिया। ठीक है, और उसके बाद भाई रिपोजिटरी के ऊपर जब मैंने सेम मेथड को चलाया, सेम मेथड में मैं ये डीटीओ ऑब्जेक्ट नहीं पास कर सकता था, क्योंकि सेम मेथड एक्चुअली में एंटिटी लेता है, एंटिटी लेता है। तो एंटिटी लेता है, देखो ना यहाँ लिखा रहा है एंटिटी, राइट, एंटिटी लेता है। एंटिटी लेने का मतलब क्या हो गया कि केवल ये इसके अंदर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट जा सकता है जिसके ऊपर @एंटिटी के साथ ऑटो वो एनोटेट हुआ हो, है ना, मतलब @एंटिटी के साथ जो क्लास एनोटेट हुआ हो। लेकिन मैंने बीच में एक दूसरी क्लास ला दी है ना, जबरदस्ती की, जिसका नाम था डीटीओ, तो मेरा ऑब्जेक्ट तो डीटीओ में आके सेट था। मैंने कहा सिक्योरिटी की वजह से यहाँ एंटिटी का नाम नहीं देना चाहिए, तो मैंने डीटीओ ला दिया था। तो भाई जब डीटीओ के पास ये डेटा चला गया, तो डीटीओ के पास अगर डेटा चला गया तो फिर डीटीओ से हमारा एंटिटी कन्वर्ट कैसे हो, तो देख ली, इसीलिए क्लास यूज करा हमने ऑब्जेक्ट मैपर। ऑब्जेक्ट मैपर का मेथड है कन्वर्ट वैल्यू, जिसमें डीटीओ ऑब्जेक्ट देंगे और साथ में एंटिटी का नाम दे देंगे, तो मुझे यही पूरा ऑब्जेक्ट एंटिटी में कन्वर्ट करके दे देगा। ये कन्वर्टेड एंटिटी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एंटिटी ऑब्जेक्ट को यहाँ सेव मेथड में उठा के डाल दिया, और डेटा हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया, और मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया कि भाई डेटा सेव्ड हो गया, राइट। इसमें अभी और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, तो हर चीज का मतलब मैंने आपको समझा दिया, राइट। अब होगा क्या भाई, अब डेटा भेजो, जैसे डेटा भेजोगे भाई, ऐसे जैसे आपने सेंड किया, तो सेंड करते ही देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, इंसर्टेड ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन इंसर्टेड सक्सेसफुल्ली, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन आ गया कि नहीं आ गया, देखिए आ गया इन्फॉर्मेशन, डेटा आ गया, फीस आ गया, सब कुछ आ गया। तो फ्लो कैसे हुआ, फ्लो ऐसे हुआ कि डेटा आया, डेटा को यहाँ पे लिखा गया, डेटा से डेटा गया सर्विस लेयर के पास, सर्विस से सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के पास गया, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में जो डीटीओ ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा था यहाँ पे रिसीव कर लिया गया, और ऑब्जेक्ट मैपर से हमने एंटिटी में उसको कन्वर्ट कर लिया, और एंटिटी ऑब्जेक्ट को सेम मेथड को दे दिया। सेम मेथड किसका था, जेपी रिपोजिटरी को। इसी को बोलते हैं ओआरएम। क्या आपको डेटाबेस कनेक्शन की जरूरत पड़ी, क्या आपको ड्राइवर को कहीं लोड करना है, क्या एक सिंगल लाइन की एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, नहीं ना, लेकिन मेमोरी में बन रहा होगा। अगर आप यहाँ पे कंसोल पे जाके देखोगे तो इंसर्ट क्वेरी फायर हो रही होगी, ये देखिए नीचे, देखिए नीचे, यहाँ पे देखिए और स्क्रॉल करिए, देखिए इंसर्ट क्वेरी फायर हो रही है, देखिए हो रही कि नहीं हो रही है, देखिए डिस्पैचर सर्वर भी मेमोरी कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हमने बस आपको ऑब्जेक्ट उठा के दे देना है, और एक्चुअली में हमने तो जेपी रिपोजिटरी को अपना ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, वो तो एक इंटरफेस था। तो इंटरफेस की जो इंप्लीमेंटिंग क्लास है ना, वो हमारी फ्रेमवर्क में इंटरनली बन गई होगी, अपने आप बन गई होगी, है ना, और उसके अंदर डेटाबेस कनेक्शन का भी कोड लिखा होगा, उसमें प्रिफर्ड स्टेटमेंट का भी कोड लिखा होगा। और सोच लो कि इतना सारा काम आसान कर देता है, इसीलिए लोग कहते हैं स्प्रिंग बूट पढ़ो, इसलिए कहते हैं जेपीए पढ़ो, है ना, इसीलिए भाई यही रीजन है ना, क्योंकि वहां पे आपको कोड नहीं लिखना है, वहां पे आपको कोड नहीं लिखना है, आपका डेटा अपने आप डेटाबेस में इस तरह से सेव हो गया। क्लियर है, चलिए। तो ऐसे ही अगर आपको डेटा फेच कराना है तो फेच का मेथड है, गेट करना है तो गेट का मेथड है ना। अब चलिए मान लीजिए, अब थोड़ा सा हम अपनी फंक्शनलिटी को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे सेव तो हमने कर ही दिया, रजिस्टर तो हमने कर दिया, मुझे रजिस्टर ऑल करना है, बहुत सारा यूजर के रजिस्ट्रेशन करना है। उस केस में क्या करेंगे भाई, मुझे एक नहीं बहुत सारे यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, तो रजिस्टर ऑल करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो रिक्वेस्ट बॉडी ही लिखेंगे, है ना। अब रिक्वेस्ट बॉडी के बाद यहाँ पे आप बनाइए एक लिस्ट, लिस्ट बना दीजिए। अब लिस्ट में जनरिक टाइप क्या लोगे, ये जावा ट्रेनी चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, मतलब डीटीओ, है ना, लेकिन मैं एक बार आपको एंटिटी भी लगा के दिखा दूं, अगर आप एंटिटी लगाना जानते हो तो यहाँ जावा एंटिटी भी लगा सकते हो, है ना, ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपकी इच्छा है, अगर आप डीटीओ से ही कर रहे हो, करना सही नहीं है, बट यहाँ डीटीओ दे दीजिए, और डीटीओ दे दोगे तो यहाँ डीटीओ ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ये देखिए डीटीओ ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब डीटीओ ऑब्जेक्ट में आ गया डेटा। अब हम सर्विस वाले मेथड के पास जाएंगे, सर्विस वाले मेथड से कहेंगे भाई सर्विस डॉट, अब यहाँ पे रजिस्टर ऑल करके, मैंने रजिस्टर ऑल ट्रेनिंग करके एक मेथड है जिसमें हम ये डीटीओ ऑब्जेक्ट उठा के पास कर देंगे। ठीक है, और वो हमें वहां से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, कोई ना कोई मैसेज रिटर्न कर देगा, है ना, वही मैसेज जो है हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे भाई। तो एक साथ हम यूजर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर यूजर को मान लीजिए अपडेट कराना है,
है ना। अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट किस बेसिस पे करेंगे भाई, तो अपडेट के केस में भी तो हम आईडी वाईडी लेंगे और डेटा लेंगे, दो चीजें लेंगे। तो @request बॉडी करके यहाँ पे डीटीओ ले लेंगे, @request बॉडी करके क्या ले लेते हैं, यहाँ से डीटीओ ले लेते हैं भाई अपडेट करने के लिए, ठीक है। और कॉमा लगा के और क्या लेना है भाई, आईडी भी तो लेना है, तो आईडी कैसे लेंगे, आईडी भी लेना है, क्योंकि आईडी के बेसिस पे ही तो हम अपडेट करेंगे, अदरवाइज अपडेट कैसे होगा, है ना। तो चलिए अभी इसको रहने देते हैं, पहले तो ये तो करें, है ना, पहले ये वाला तो ऑपरेशन हो जाए। तो हम इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं भाई, इम्प्लीमेंटेशन में जाने के बाद यहाँ पे कौन सा मेथड चलाएंगे, तो यहाँ पे भाई आपके पास ये लिस्ट ऑफ डीटीओ आ रहा है ना, रेपोजिटरी, और उसमें किसी में हमें कुछ करना थोड़ी ना है, बस हमारे पास लिस्ट ऑफ क्या आ रहा है, ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन। तो लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग की जो इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इससे हमें जो हमारा जावा ट्रेनिंग का रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी के अंदर मेथड होगा सेव ऑल करके, राइट। अब ये जो सेव ऑल मेथड है क्या लेता है भाई, एक सेव मेथड तो एंटिटी लेता है, सेव ऑल जो है इटरेबल ऑब्जेक्ट लेता है, लिस्ट ऑब्जेक्ट लेता है। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो क्या मैं लिस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से पूरा का पूरा लिस्ट ऑब्जेक्ट भेज दूंगा तो ये मानेगा नहीं, यहाँ से पूरा लिस्ट ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ, है ना। तो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट को फिर से आप लिस्ट ऑफ किस में कन्वर्ट करोगे, लिस्ट ऑफ श्रेणी एंटिटी में कन्वर्ट करोगे, तब ये मानेगा। एंटिटी में कन्वर्जन तो मांगता है भाई, आपको एंटिटी में कन्वर्जन मांगेगा बार बार, राइट। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, यहाँ से कन्वर्ट वैल्यू था, राइट, कन्वर्ट वैल्यू। तो कन्वर्ट वैल्यू तो हमारा एक वैल्यू को कन्वर्ट करके दे रहा था, है ना। और देखिए अगर आपको दूसरा भी तरीका यूज करना है तो हमारे पास और भी तरीके हैं। अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है, हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हम पूरा एरे ही उठा के उसको पास कर रहे हैं, राइट, लिस्ट ऑफ एरे। तो कन्वर्ट वैल्यू में यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप का तो डेटा ले रहा है, यहाँ पे उसका रेफरेंस टाइप हमें क्या बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एंटिटी ऑब्जेक्ट देगा ना, हमें लिस्ट ऑफ एंटिटी चाहिए, लिस्ट ऑफ एंटिटी चाहिए, राइट। तो लिस्ट ऑफ एंटिटी यहाँ पे कैसे आए, इसे यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे ये जो लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को तो देखिए यहाँ पे हम पास कर देते हैं, लेकिन लिस्ट को पास करके यहाँ पे कन्वर्ट वैल्यू मेथड चला देंगे। अब लिस्ट एक्चुअली हमें एंटिटी में नहीं चाहिए, राइट, हमें लिस्ट ऑफ एंटिटी चाहिए। तो लिस्ट ऑफ एंटिटी के लिए देखिए उन्होंने क्या बताया है कि आप ऐसे एरे का साइन लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए डॉट क्लास, दैट्स इट। अगर आप ऐसा लिख देते हो तो इसका मतलब आप होगा कि कन्वर्ट वैल्यू मेथड को आप अपना लिस्ट दे रहे हो और उस लिस्ट से एक एरे एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना। और हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मैपर का। एक चीज और गाइस, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट मैपर यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बार बार न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, है ना। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये काम आपको बार बार ना करना पड़े, राइट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मैपर का ऑब्जेक्ट बार बार आप बना रहे हो, तो एक काम और करता हूँ मैं अपनी मेन क्लास में, जो मेरी मेन क्लास है ना, यहाँ पे ही चाहूँ तो मैं ऑब्जेक्ट मैपर का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे रख सकता हूँ और इसको जहां मर्जी वहां ऑटो वायर करा सकता हूँ, ठीक है। और उसका एक बीन बना लूँ या एक कॉन्फ़िगरेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ, दोनों में से कोई भी ऑप्शन मैं यहाँ पे प्रेफर कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बना देता हूँ और यहाँ पे क्लास का नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट मैपर। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट मैपर वाली कहानी है, जिसमें हम अपने डीटीओ को एंटिटी में या एंटिटी को डीटीओ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, अगर आप चाहो ना तो ऑब्जेक्ट मैपर की जगह पे मॉडल मैपर यूज करो, या आप मैप स्ट्रक्ट लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, है ना। अगर आप जाओगे इंटरनेट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मॉडल मैपर भी मिलेगा, तो मॉडल मैपर की मैवन डिपेंडेंसी आप डाल सकते हो, या आप मैप स्ट्रक्ट यूज कर सकते हो, राइट। ये एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है, राइट, तो बहुत से लोग इसे भी यूज करते हैं। तो जब इन्होंने ऑलरेडी इस चीज का सपोर्ट दे रखा है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, तो हमें ऑब्जेक्ट मैपर कॉन्फ़िग करके रख देता हूं। लेकिन चूंकि ये जावा ट्रेनी का फीचर थोड़ी ना है, ये एक जनरल फीचर है, कॉमन फीचर है जो हर जगह होगा, तो इसको हम एक कॉन्फ़िग फोल्डर में बना के रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से एक पैकेज बनाएंगे और यहाँ से कॉन्फ़िग
अपने यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अलग से, और वो कॉन्फ़िग सब लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ से मैं दे देता हूँ मॉडल ऑब्जेक्ट मैपर, नॉट मॉडल मैपर, ऑब्जेक्ट मैपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैपर कॉन्फ़िग, राइट। और ऑब्जेक्ट मैपर कॉन्फ़िग को मैं यहाँ पे @configuration लगा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, बहुत से लोग मैंने देखता हूँ कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो स्प्रिंग बूट वाली एप्लीकेशन पे तो होती ही है, लोग यहाँ पे भी बना देते हैं, राइट। तो आपकी इच्छा है, अगर आप यहाँ बनाना चाहते हो, बट मैं तो रिकमेंड करूँगा अलग से कॉन्फ़िग बनाइए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करिए आप, ऑब्जेक्ट मैपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैपर, ऑब्जेक्ट मैपर का यहाँ पे क्या कर दीजिए, ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दीजिए, ठीक है। यहाँ से रिटर्न करा दीजिए ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट मैपर, ओके। और यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न करा के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक बीन क्रिएट कर दीजिए, तो ये आपका एक बीन बन गया, राइट। यहाँ से रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट मैपर, राइट। तो ये आपका बीन बन गया। अब इस बीन को आप हर जगह जहाँ आपको इच्छा है वहाँ इसको ऑटो वायर करा दीजिए, है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो हमारी कंपोनेंट स्कैनिंग होगी। अच्छा, इसको देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप एज अ पब्लिक एंड बीन मेथड कह रहा है कि रिमूव करिए, या रिमूव पब्लिक फ्रॉम दिस बीन इन द फाइल, ओके, द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने ऊपर बना रखा है तो यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपने इस ऑब्जेक्ट मैपर को, आप इस ऑब्जेक्ट मैपर को जहां मर्जी वहां ऑटो वायर कर सकते हो। ये एक इंटरेस्टिंग बात हो गई भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे लिख दूंगा ऑब्जेक्ट मैपर, राइट, ऑब्जेक्ट मैपर, और ऑब्जेक्ट मैपर के ऊपर @ऑटो वायर लगा दूंगा। तो बार बार मुझे ऑब्जेक्ट मैपर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होगा, राइट। तो जहां पे भी कन्वर्जन करना होगा इसी के थ्रू कर लेंगे। ये लाइन हमें नहीं लिखने की जरूरत रहेगी अब, है ना। तो इस लाइन को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे देखिए अब ये मैपर को मैं डायरेक्टली यूज कर पा रहा हूँ कन्वर्जन के लिए। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा अभी मैं, है ना। तो यहाँ पे मैपर को मैं यूज कर पा रहा हूँ, बट मुझे चाहिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ जावा ट्रेनी, राइट। तो लिस्ट ऑफ जावा ट्रेनी चाहिए, पूरा लिस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। तो कैसे आएगा भाई लिस्ट ऑब्जेक्ट, जावा ट्रेनीज एंट्रीज, जो भी बोलिए। तो इसके लिए क्या करिए, आप यहाँ पे एक एरेज क्लास को यूज कर लीजिए। अब लिखिए एरेज, और एरेज डॉट यहाँ पे एज लिस्ट, और एज लिस्ट के अंदर ये पूरा स्टेटमेंट डाल दीजिए, है ना। और लास्ट में यहाँ पे क्लोजिंग कर दीजिए। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है ना, वो लिस्ट में कन्वर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, और ये पूरा लिस्ट उठा के अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये सक्सेसफुली जो है सारे एलिमेंट को स्टोर कर देगा। और देखिए, स्टोर करने के बाद अगेन ये जो सेव मेथड है ये एंटिटी रिटर्न करता है, फिर उस एंटिटी को डीटीओ में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अभी मैंने स्ट्रिंग मैसेज दे रखा है, तो मैं यहाँ पे यही सेम स्ट्रिंग मैसेज यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे ऑल ट्रेनी इंफॉर्मेशन सेव्ड, कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहले इतना देख लेते हैं कि ये हमारा ट्रेनी की इंफॉर्मेशन कंट्रोलर से रजिस्टर ऑल, जैसे रजिस्टर चला ऐसे रजिस्टर ऑल चल रहा है कि नहीं। लेकिन इसमें लिस्ट ऑफ डीटीओ आएगा, वो लिस्ट ऑफ डीटीओ हमारे इम्प्लीमेंटिंग क्लास में यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके सेव ऑल, रेपोजिटरी का सेव ऑल को दे दिया, डेटा सेव हो जाएगा, राइट। तो इस केस में अब देखिए, हमें जो एंड पॉइंट कॉल करना होगा वो ऐड की जगह पे ऐड ऑल कॉल करना होगा। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड ऑल दे देंगे, और जो डेटा है ना, अब हम यहाँ पे एरे के फॉर्म में भेजेंगे, कुछ इस तरह से, राइट। इस तरह से देखिए, ये एरे हो गया, राइट। और यही डेटा को हम कॉपी कर लेंगे, है ना। और जितने मर्जी उतने बार आपको यहाँ पे पेस्ट करना है एरे के फॉर्म में डेटा डालने के लिए, आप एरे दे दीजिए। जैसे एक आपने दे दिया, राम तो ऑलरेडी है, श्याम हो गया, SHYAM, ये उसकी फीस हो गई। और यहाँ पे मैं उसका मोबाइल नंबर ले रहा हूँ, और यहाँ पे नेम को मैं श्याम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मोहन।
आप जितना मर्जी उतना डेटा रख सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप ले लीजिए और यहाँ पे मोहन ले लीजिए, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जैसे सेंड करूँगा तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी फायर हुई है और हमारे पास रिटर्न में क्या आया, ऑल ट्रेनी सेव्ड। बट डेटाबेस में क्या, अभी देखिए एक ट्रेनी था, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास 2 ट्रेनी की डिटेल श्याम और मोहन की भी आ गई, राइट। श्याम और मोहन की भी डिटेल यहाँ पे आ गई, परफेक्ट। इस तरह से हमने 2 एंड पॉइंट यहाँ पे रेडी कर दिए, एक तो सेव के लिए, एक हो गया सेव ऑल के लिए, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे भाई, अपडेट भी तो करेंगे और डिलीट भी करेंगे। तो अपडेट क्या करेंगे और डिलीट क्या करेंगे और फाइंड भी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, चलिए जो सबसे सिंपल है वो फाइंड आपको करके दिखाते हैं, राइट। तो अगर हमें फाइंड करना है, फाइंड, देखिए फाइंड ऑल भी चलेगा, फाइंड भी चलेगा, अपडेट भी चलेगा। चलिए ऊपर से करते आएंगे, है ना। तो अपडेट जो मेथड होगा, हमने जो सर्विस मेथड में अपडेट बना रखा है, अपडेट ट्रेनी, जिसमें डीटीओ ऑब्जेक्ट आएगा और किस आईडी पे अपडेट करना है, ये 2 चीज़ें हमें भेजनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम तो यहाँ पे डीटीओ ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे। अच्छा, डीटीओ के साथ साथ मुझे आईडी भी भेजनी पड़ेगी कि ये जो आइटम होगा ये कहाँ पे अपडेट होगा, किसके लिए अपडेट होगा। तो अपडेट की डिटेल हम भेजेंगे कैसे, ये एक इंटरेस्टिंग बात हो गई। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे अपडेट करने के लिए देखिए 2 चीज़ें हैं। आप अगर अपडेट को मान लीजिए यहाँ से कॉल कर रहे हो, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने अपडेट को कॉल किया, तो क्या अपडेट में ऐसे स्लैश करके पाथ में यहाँ आईडी भेजना चाहते हो कि इस आईडी का डेटा अपडेट हो जाए, तो भी अपडेट हो जाएगा। या आप इसी के अंदर ही डेटा भेजना चाहते हो, तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे भी पाथ के अंदर भी आईडी भेज देते हैं। तो मैं यहाँ स्लैश करके यहाँ पे आईडी को रिसीव कर लेता हूँ, राइट, स्लैश आईडी को रिसीव कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ से कॉमा लगा के स्ट्रिंग आईडी ले लेता हूँ, ओके। और उसके बाद जो भी यहाँ पे आईडी आएगी वो स्ट्रिंग आईडी में ऐसे नहीं चली जाएगी, इसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा @ path variable annotation, राइट, path variable annotation and then string id। तो path variable के थ्रू ये डेटा इसके पास आ जाएगा और देन सर्विस के अंदर सर्विस लेयर का अपडेट मेथड चलेगा, जिसमें ये डीटीओ ऑब्जेक्ट प्लस ये जो आईडी है, ये दोनों चीज़ें जाएंगी और वहाँ से हमें रिटर्न होके आ जाएगा अपडेट ट्रेनी की इंफॉर्मेशन, राइट। ये प्रिंट करा देंगे। अब जाएंगे हम सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में, जहाँ पे हमारा अपडेट मेथड बना हुआ होगा अपडेट ट्रेनी। अपडेट ट्रेनी में एक्चुअली क्या होगा, अपडेट ट्रेनी में ट्रेनी की इंफॉर्मेशन जो अपडेट होगी, तो अपडेट तो तभी होगी ना जब उस वो पर्टिकुलर एंट्री डेटाबेस में होगा। तो हम चाहें तो उसको फेच करा के देख भी सकते हैं। क्या अपडेट के लिए मुझे यहाँ पे अलग से कुछ करना होगा, तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, अपडेट के लिए मैं अपना ये जो लाइन है कन्वर्जन करने के लिए, और ये जो सेव मेथड है ना, ये सेम सेव वाला ही लाइन चलेगा, सेव वाला ही लाइन चलेगा अपडेट में, सेव ही हम चलाएंगे और वो अपडेट कर देगा, राइट। लेकिन 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 अपडेट किसको करना है, अब किसी को भी तो नहीं करना है ना, जिसकी आईडी हम भेज रहे हैं उसी को अपडेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम एक डेटा को फाइंड कर लेते हैं इसकी आईडी के बेसिस पे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेपोजिटरी का ही मेथड होता है फाइंड, फाइंड बाई आईडी, राइट। यहाँ न चला के यहाँ पे चलाते हैं, रुकिए, यहाँ पे चलाएंगे फाइंड बाई आईडी। कहाँ चलाएंगे, चलिए यहीं चला लेते हैं। तो हम लिखेंगे फाइंड बाई आईडी, बाई फाइंड बाई ट्रेनी, नो नॉट फाइंड बाई ट्रेनी, रेपोजिटरी के ऊपर मेथड चलाएंगे ना, रेपो का मेथड होता है, कहाँ चला गया, सॉरी, रेपो का मेथड है ना। तो रेपोजिटरी के ऊपर डॉट करके लिखेंगे फाइंड, फाइंड बाई आईडी, और ये आईडी पास कर देंगे। इस आईडी से जो हमें डिटेल निकल के आएगी, सॉरी नॉट डिलीट बाई, फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी, नॉट फाइंड ऑल बाई आईडी, ओनली फाइंड बाई आईडी से जो हमें जावा ये ऑप्शनल ट्रेनी आईडी रिटर्न होके आएगी। मतलब ये पूरा ट्रेनी ऑब्जेक्ट होगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा एंटिटी होगी या ये ऑप्शनल ऑब्जेक्ट होगा। तो
उसकी जो एंट्री होगी उसमें ये DTO का जो डेटा होगा वो सेट कर देंगे, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, डॉट सेट करके ओके, वही ऑप्शनल, ऑप्शनल के जगह पे ऑप्शनल मत करिए, आप सीधे एंटिटी में ही रखिए, ओके, बिकॉज ये तो ऑप्शनल ही रिटर्न कर रहा है ना, ये ऑप्शनल ही वैल्यू दे। सो गाइज इसको हम ऑप्शनल ही रहने देते हैं, ऑप्शनल टाइप का ही अगर डेटा आ रहा है, राइट, क्योंकि फाइंड बाय आईडी ऑप्शनल हमें रिटर्न करता है। ऑप्शनल के बारे में भी कभी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा इसके कुछ वीडियोस। सो जो ऑप्शनल ट्रेनी की डिटेल आ रही है ना, इस ट्रेनी के ऊपर ये आईडी मुझे सेट करनी है ना। तो यहाँ से ऑप्शनल डॉट, यहाँ से सेट, और सेट करके मैं इस ट्रेनी की डिटेल कैसे सेट करूं, ये ऑप्शनल डॉट ट्रेनी के अंदर आईडी, ये आईडी मुझे सेट करनी है। और जब तक ये आईडी सेट नहीं होगा देन यहाँ से मेथड में कैसे डेटा जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि देखिए, कन्वर्जन अगर हम कर रहे हैं तो कन्वर्ट वैल्यू तो ये हो गई। अगर मैं ये दे दूंगा कि ये सेव मेथड में चला जाए डेटा, लेकिन सेव करने से पहले यहाँ पे करते हैं डॉट सेट आईडी, राइट, और सेट आईडी में ये आईडी उठा के डाल दिया। तो लेकिन 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 फाइंड आईडी से जो हमें ये डेटा आई हुई है, यही डेटा तो हमें स्टोर कराना है ना। अगर मैं ये डेटा अपने सेव मेथड को दूंगा तो क्या ये ले रहा है? नहीं भाई, ये सेव मेथड ये ऑप्शनल डेटा अलाउ नहीं कर रहा है। तो अगर ये सेव मेथड ऑप्शनल डेटा अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से इसको रहने देते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शनल टाइप का तो डेटा नहीं ले रहा है, तो जो हमारा ये एंटिटी कन्वर्ट होके आया हुआ है उसी पे आईडी सेट कर देते हैं, राइट। तो जब उसी पे आईडी सेट कर देंगे तो अगर हम यहाँ से ये डेटा को स्टोर कराएंगे, सेव कराएंगे, तो ये अपने आप अपडेट ऑपरेशन को चला देगा। होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि हमने यहाँ पे डेटा फेच क्यों करा। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि योर या ट्रेनी इन्फो, राइट, ट्रेनी इन्फो, और इस तरह से करके प्लस करके यहाँ पे हम ट्रेनिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये तो आईडी को हमने गेट कर लिया, बट आईडी जो हमारी आ रही थी ना, यही आईडी को मैंने जो एंटिटी हमारी थी ना, उस एंटिटी का पे ही आईडी मैंने सेट कर दिया। तो जब अपडेट ऑपरेशन होगा तो बस उस पर हो जाना चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन अपडेट, राइट, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन को क्या कर दे रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चले करके देखते हैं भाई ये चीज़ हमारा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमें रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राम वाली आईडी को, और यहाँ से एरे के फॉर्म में जो हमने डेटा लिया था इसको Ctrl Z कर देता हूँ और एरे हटा देता हूँ, राइट। एंड यहाँ से अपडेट में स्लैश करके, स्लैश तो लगा ही है, ये आईडी ले लेता हूँ और यहाँ से पुट मेथड चला के राम की जगह पे यहाँ पे, या इसका नाम जो है मैं राम श्री राम कर देता हूँ, राइट, श्री राम, ओके। एंड लेट मी सेंड। ठीक है, ट्रेनिंग अपडेटेड, लेट मी चेक कि ये जो डेटा है ये अपडेट हुआ कि नहीं। अब आप सोच रहे हो कि सेम मेथड अपडेट का भी काम कर देता है, तो बिल्कुल, श्री राम, देखिए यहाँ पे नाम अपडेट हो गया, राइट। तो जिसकी आईडी ये थी उसका नाम अपडेट हो गया, है ना। कहीं ना कहीं मेमोरी में अपडेट क्वेरी यहाँ पे फायर हो गया और डेटा यहाँ फेच भी होके आ गया, राइट। तो अपडेट के लिए आपने बस वो आईडी रन टाइम पे वहाँ पे पहुँचानी थी, जो हमने पहुँचा दिया। उस आईडी के बेसिस पे वो रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अगर किसी रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना होगा तो हम डिलीट भी कर सकते हैं भाई। रेपोजिटरी के अंदर डिलीट ट्रेनी में हमें आईडी चाहिए, लेकिन किस रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है इस चीज़ को हम यहाँ से आईडी में ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से ऐसे ले लेते हैं और @path वेरिएबल स्ट्रिंग आईडी में रिसीव कर लेंगे, वो आईडी यहाँ पे सप्लाई कर देंगे और उस आईडी का जो डेटा है वहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो डिटेल होगा
और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा डिलीट की भी कहानी, है ना। ओके, फाइंड करना तो अभी आपने देख ही लिया, कोई बड़ी चीज़ तो थी नहीं। फाइंड अगर आपको करना है, लेकिन अभी हम सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में भी जाएंगे, पहले हम यहाँ पे सारा कोड लिख लेते हैं। सर्विस डॉट यहाँ पे चला देंगे फाइंड बाय ट्रेनी, ठीक है ना, फाइंड आईडी बाय ट्रेनी। तो फाइंड आईडी बाय ट्रेनी, राइट। तो ये गेट मैपिंग है, तो यहाँ पे हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो फाइंड आईडी, राइट, आईडी तो भेजना पड़ेगा ना, किस आईडी की डिटेल हमें चाहिए। ओके, तो फाइंड हम क्या करेंगे, एक होता है फाइंड बाय आईडी, एक होता है फाइंड ऑल। तो यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट करके आईडी दे देता हूँ, और इस आईडी स्ट्रिंग, अब वो डिपेंड करता है, मैं पाथ वेरिएबल में ही आईडी ले रहा हूँ, और यहाँ पे @ पाथ वेरिएबल एनोटेशन लगा देता हूँ, ये आईडी यहाँ पे पहुँचा दूंगा, राइट। इससे हमें मिल जाएगा ट्रेनिंग की डिटेल, और जो भी डिटेल मिलेगी वहाँ पे हम सेंड कर सकते हैं, राइट। इसके साथ ऐसे कॉन्कैटिनेट करके भेज दिया हमने। अगर हम यही काम फाइंड ऑल के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, आप सर्विस के ऊपर डॉट फाइंड ऑल ट्रेनी आप चलाओगे, तो ये लिस्ट ऑफ ट्रेनी दे देगा, और लिस्ट ऑफ ट्रेनी को आप ऐसे स्ट्रिंग में ही ऐसे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेथड भी अकॉर्डिंगली बना सकते हो, यहाँ से आप लिस्ट ऑफ ट्रेनी भी रिटर्न करा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये देखिए, यहाँ से आप लिस्ट ऑफ डीटीओ भी रिटर्न करा सकते हो, और जो भी लिस्ट आ रही है एक साथ आप यहाँ से भेज सकते हो। और अगर आपको एक एंट्री रिटर्न होके आ रहा है डीटीओ, तो आप रिटर्न टाइप डीटीओ भी कर सकते हो, और आप अपने डीटीओ ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से सेंड भी कर सकते हो, है ना। आपको कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए हमने सारा मेथड यहाँ पे बना दिया। अब अपने सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, राइट, इम्प्लीमेंटेशन लेयर में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया, देखिए हमारा रजिस्टर का, ये हो गया रजिस्टर ऑल का, ये हो गया फाइंड, ये फाइंड के लिए, राइट, ये फाइंड बाय आईडी, ये फाइंड बाय ट्रेनी, राइट, फाइंड ऑल बाय ट्रेनी, और ये हो गया डिलीट, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, बस आपको अपनी सर्विस के ऊपर मेथड चलाना है, सर्विस यानी सॉरी रिपोजिटरी के ऊपर मेथड चलाना है। आप अपनी रिपोजिटरी लेयर के अंदर जाके क्या कह देंगे भाई, ये क्या करना है, डिलीट करना है ना। तो यहाँ पे डिलीट क्या चलाना है, बाई आईडी, तो डिलीट बाई आईडी। ये मेथड बस आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप बना बनाया मेथड है, राइट। अब यहाँ पे ये डिलीट बाई आईडी हमें एक्चुअली में आईडी जो हम पास करेंगे, यहाँ पे ट्रेनी डिलीटेड, राइट, ट्रेनी डिलीटेड, यहाँ पे डिलीटेड मैसेज आ जाएगा। ओके, अब अगर आपको यहाँ पे ट्रेनी की आईडी फाइंड करनी है, तो रेपोजिटरी रेपोजिटरी, राइट, जावा ट्रेनी डॉट रिपोजिटरी, तो रिपोजिटरी के ऊपर डॉट फाइंड बाई आईडी कर दीजिए, राइट। यहाँ पे आईडी पास करेंगे, तो आपको वो जो डिटेल है यहाँ से फाइंड होके मिल जाएगा। ओके, ये ऑप्शनल टाइप का डेटा रिटर्न कर देगा। अब चूंकि ये जो डेटा आया है वो ट्रेनी है, और रिटर्न टाइप आप डीटीओ करा रहे हो, है ना, तो आप इस पर्टिकुलर डेटा को फर्दर ऑब्जेक्ट मैपर के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि हम, क्योंकि हम डीटीओ ऑब्जेक्ट ही भेजेंगे, राइट। और अगर आप ट्रेनी ऑब्जेक्ट भेजोगे तो ट्रेनी ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे मैपर, राइट। सो मैपर डॉट कन्वर्ट, कन्वर्ट, राइट, कन्वर्ट वैल्यू। तो कन्वर्ट वैल्यू में ये चला जाएगा, और हमें कन्वर्जन किस में करना है, डॉट डीटीओ में करना है, तो ये हमें डीटीओ ऑब्जेक्ट दे देगा, और वही डीटीओ ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो एक एक ट्रेनिंग की डिटेल यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। और अगर आपको बहुत सारे ट्रेनिंग की डिटेल निकालनी है, तो देन आप क्या करोगे, रिपोजिटरी के ऊपर ही मेथड चला देंगे फाइंड ऑल, राइट, जो हमें लिस्ट ऑफ ट्रेनी की डिटेल दे देगा। और ये जो ट्रेनी होगी, इसको हमें क्या करना, कन्वर्ट करना है, अगेन ऐसे लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट में, राइट।
तो यहाँ से ये लाइन कॉपी कर लेते हैं और ये जो ऑल है ये हमारा इस टाइम पे ऑब्जेक्ट हो गया। इस बार यहाँ पे एंटिटी नहीं रखे, यहाँ पे रहेगा DTO, क्योंकि मुझे DTO में कन्वर्जन करना है और इधर जो है हमारा DTO हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा DTO ऑब्जेक्ट आ गया और ये जो लिस्ट ऑफ DTO ऑब्जेक्ट आया है कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने सेंड कर दिया, है ना। अच्छा, तो इस तरह से देखिए हमने दो चीज कर लिया। एक तो हमने कर लिया था सेव रजिस्टर, रजिस्टर ऑल, रजिस्टर रजिस्टर ऑल, अपडेट भी कर लिया। एंड अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे फाइंड या फाइंड ऑल, राइट। ये भी करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड ऑल करेंगे, फाइंड बाई आईडी करेंगे, है ना। तो हमारा डिलीट मैपिंग भी करेंगे यहाँ से, है ना। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे डिलीट मैपिंग कर लेते हैं। तो डिलीट मैपिंग में क्या है कि अगर आप सपोज करिए यहाँ पे डिलीट मैपिंग का URL क्या है, ये देखिए डिलीट है। तो अगर आप यहाँ पे डिलीट लिख के भेजते हो, है ना, और यहाँ से आपने ले लिया डिलीट मैपिंग, तो ये जो आईडी वाली थी श्री राम वाली और सेंड करूंगा मैं, तो ये डिलीट हो जाना चाहिए, राइट। ट्रेनिंग डिलीटेड। अब देखते हैं रिकॉर्ड हमारा डिलीट हुआ कि नहीं। तो ये देखिए ये रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया, है ना। तो ये तो डिलीट हो गया, डिलीट बाई आईडी। अब अगर मैं इसी आईडी को यहाँ पे भेज देता हूँ और यहाँ पे फाइंड का चला देता हूँ, राइट, फाइंड, ठीक है ना, और फाइंड बाई ट्रेनी। तो यहाँ पे अगर फाइंड का चला देता हूँ और यहाँ पे उसके इसमें गेट चला देता हूँ, तो ये पाथ में जो मैंने डेटा डाला है उस पर्टिकुलर आईडी का जो रिकॉर्ड है आ जाना चाहिए। नहीं आया, नहीं आया। पहले तो यहाँ से डेटा हटाइए और फाइंड, नहीं, यहाँ पे मैंने कोई और चला दिया भाई, फाइंड ट्रेनी। ओके, फाइंड ट्रेनी और आईडी भी देना है। हाँ सही बात है भाई, फाइंड ट्रेनी मतलब वो रिकॉर्ड मैंने एक्सेप्शन हैंडल नहीं करा था, क्योंकि वो आईडी तो मैंने डिलीट कर दिया था ना, तो कैसे आएगा। परफेक्ट चल रहा है वो उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। ओके, हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी है, हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेंड कर देते हैं और ये देखिए अगेन प्रॉब्लम भाई। ओके, एक बार मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, राइट, क्योंकि ये चेंजेस में भी एक्सेप्शन आ गया था, उसकी वजह से ये चेंजेस उठा नहीं पा रहा है। और यहाँ से अगर मैं एक बार इसको दोबारा चला देता हूँ, ये जो आईडी है इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और ध्यान से यहाँ पे हमें आईडी को अपडेट करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी आईडी है और यहाँ से कर देंगे सेंड, राइट। तो ये अगेन आ रहा है इंटरनल एरर। ऐसा क्यों आ रहा है भाई, इलीगल आर्गुमेंट। ओके, फाइंड जावा ट्रेनी। ओके, फाइंड जावा ट्रेनी में जो आईडी आ रही है यहाँ पे, परफेक्ट है भाई। इसको मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग आईडी में लिया और सर्विस लेयर में फाइंड बाय ट्रेनी, ये हमारा मेथड कॉल हो रहा है। तो फाइंड बाय ट्रेनी, फाइंड बाय ट्रेनी ये है फाइंड बाय ट्रेनी, राइट। फाइंड आईडी बाय ट्रेनी मैंने लिख रखा है। मेरा कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, फाइंड आईडी बाय ट्रेनी, राइट। ये तो फाइंड आईडी बाय जो ट्रेनी हमारा मेथड चलेगा उसमें हम आईडी डालेंगे और उस आईडी के बेसिस पे हमारे पास ट्रेनी आएगा, है ना। और वो ऑब्जेक्ट देखिए मैंने फिर से DTO में ले लिया और ये DTO हमने यहाँ से रिटर्न करा दिया। ये हमारे कंट्रोलर को DTO ऑब्जेक्ट जाएगा और हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इस चीज तो एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन है कि यहाँ से ये डेटा आईडी आ क्यों नहीं रही है ना। यहाँ पे एक्सेप्शन को देखते हैं भाई, क्या है, कह रहा है रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फेल्ड है। रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फेल्ड है, एरर भी देखना चाहिए भाई, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फेल्ड। अच्छा, अनरिकॉग्नाइज्ड एम्प्टी, एम्प्टी डू नॉट मार्क एज इग्नोर्ड, इग्नोरेबल। ओके, 4 अननोन प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है भाई, 4 अननोन प्रॉपर्टी आ रही है ना। यानी कि जो डेटा है हमारी नॉट मार्क्ड एज
ओके, ठीक है। अच्छा, ये डेटा हमारा फाइंड बाय आईडी से शायद आईडी आ रही है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे? ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपनी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे और यहाँ फाइंड आईडी से ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, राइट, कि ये डेटा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर ये डेटा यहाँ पे आ रहा होगा देन कन्वर्ट वैल्यू इज इक्वल टू प्लस, अगर ये डेटा यहाँ पे आ रहा होगा तो हम आगे ये देखेंगे कि इसमें हम बेटर क्या कर सकते हैं, ठीक है। पाथ के अंदर जैसे मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, अब कन्वर्ट वैल्यू में ऊपर जाते हैं एकदम स्टार्टिंग में, तो सेलेक्ट वैल्यू तो आ रही है, जो मैंने मैसेज दिया था, राइट, वो मैसेज मुझे खोजना था यहाँ पे। मैंने मैसेज क्या दिया था, मैंने मैसेज यहाँ पे दिया था कन्वर्ट वैल्यू करके, राइट, कन्वर्ट वैल्यू। तो क्या ये कन्वर्ट वैल्यू मैसेज हमारा कंसोल पे कहीं दिख रहा है और यहाँ पे इसका कोई डेटा यहाँ पे आ रहा है, कोई भी मैचेस, हाँ, कन्वर्ट वैल्यू तो ये तो अलग ही आ रहा है भाई। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इस पर्टिकुलर डीटीओ का इसके अंदर फिर जब कन्वर्जन हो रहा है ना, तो वहां पे समस्या आ जा रही है, राइट, कन्वर्जन में समस्या आ जा रही है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, अभी के लिए आपको ये जो डीटीओ ऑब्जेक्ट है ना, ये कन्वर्जन में समस्या आ रही है, कुल मिला जुला के मैं समझ पा रहा हूँ। तो जो फाइंड बाय आईडी से डेटा आ रहा है, यानी कि एंटिटी आ रही है यहाँ पे, इस ऑप्शनल डेटा को ये फर्दर डीटीओ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। अगर इसके ऊपर डॉट, यहाँ पे ये सब हम ऑपरेशंस करेंगे, इस प्रेजेंट वगैरह लगाएंगे, साइज वाइज देखते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे क्या सीधे लेंथ वगैरह चला सकते हैं, हाँ, ऑफ नलेबल वगैरह तो चला सकते हैं, लेकिन 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 हमें चाहिए यार, यही सेम डेटा हम चाहे तो रिटर्न भी करा सकते हैं ना। अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसा कर दे कि मुझे नहीं चाहिए इसका कन्वर्जन, तो ये जो सेम ऑप्शनल एंटिटी आ रही है ना, यहाँ से हम अपने इस मेथड को रिटर्न भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन को हम कर देते हैं कमेंट थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फाइंड ट्रेनी, और इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग कर देते हैं। उस केस में हमें अपने सर्विस मेथड में भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग करना पड़ेगा, फाइंड ट्रेनी, राइट, फाइंड ट्रेनी बाय आईडी, यहाँ पे फाइंड ट्रेनी डीटीओ फाइंड आईडी, ये स्ट्रिंग करना पड़ेगा, ठीक है। बस टेस्टिंग के लिए मैं एक बार देखना चाह रहा हूँ। देन यहाँ पे भी हमें जो डेटा रिटर्न होके आएगा, हम वही जो ऑप्शनल डेटा आ रहा है ना, वहां से वो हमें रिटर्न करके दे देगा और इसी को रिटर्न करा देंगे, राइट। फाइंड कहाँ गया, ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन, हमने यहाँ पे अभी भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग दे रखा है ना, तो मैंने स्ट्रिंग दे दिया तो गड़बड़ हो गया था ना। स्ट्रिंग न देके ये दे दीजिए, ठीक है ना, ऑप्शनल टाइप का। ओके, अभी सर सबसे जगह सही है। अब डेटा को सेंड करते हैं, देखिए अगेन वी हैव एन इशू, राइट, अगेन वी हैव एन इशू। तो ये आईडी की प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है, देखिए भाई, सेम एरर है क्या, सेम एरर है, यस यार, ये तो एरर सेम है, बट नहीं, ये अभी, हाँ, ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट डिफाइन इनहेरिटेड मेथड रिजॉल्व। तो भाई ऐसा कैसे है, एरर है क्या अभी भी, सॉरी यार, यहाँ पे मैंने इसको सेव नहीं किया है ना, सेव नहीं किया था बस, और कोई बात नहीं। ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन से यहाँ से हम सीधे यही ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दे रहे हैं, ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज़ थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए, कंपाइल टाइम पे ये सारा चीज़ ध्यान देना चाहिए। अब सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है।
तो ये देखिए एम्पटी एंड प्रेजेंट में ट्रू, एम्पटी फॉल्स है और प्रेजेंट में ट्रू है, राइट। इसका मतलब ये डेटा हमारा वहां से आ रहा है, तो इट मीन्स ये कन्वर्जन का कुछ इशू है, राइट। कन्वर्जन जो हम डीटीओ को एंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं वहां पे समस्या आ जा रही है ना। सो गाइस देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुई है। हमने एरर तो फिक्स कर लिया है, देखिए ये लाइन को ऐड करके, है ना। तो मैंने अभी क्या करा, यहाँ पे एक चेंजेस किया है। वो चेंज ये किया है कि जो मैंने अपना सर्विस था ना, सर्विस मेथड में यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे अगेन मैंने जावा ट्रेनी डीटीओ दे दिया, क्योंकि क्योंकि अगर मैं यहाँ से एंटिटी रिटर्न करा दे रहा हूँ तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, मैं डीटीओ चाह रहा हूँ, राइट। तो फिर मैंने अपने सर्विस इम्प्लीमेंटेशन लेयर में यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने नहीं लगाया था, राइट। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इस लाइन को हटा देता हूँ तो, और जैसे ही मैं सेंड करूंगा, रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी, राइट। और एप्लीकेशन यहाँ काम नहीं करेगी, इलीगल एरर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ स्टैक ओवरफ्लो से इस एरर का सोल्यूशन देखा कि भाई आप एक काम कर दीजिए, आप यहाँ पे ये लाइन ऐड कर दीजिए, है ना। फेल ऑन अननोन प्रॉपर्टीज, उसी की वजह से फेल हो रहा था। अब मैंने इसको सेव कर दिया, तो इसको सेव करने से, और बाकी मैंने वो सारे चेंजेस वैसे ही हैं, वो सारी चीजें वही हैं। यहाँ पे देखिए फाइंड बाय आईडी करके अपना कंट्रोलर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। पहले मैंने थोड़ा चेंज किया था, बट मैं सोचा कि ऐसे करके चला दूं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कंट्रोलर में भी ऐसे ही रख रखा है, ये देखिए ये डिलीट है, ये फाइंड वाला है, राइट। तो इसमें भी डीटीओ मैंने दे दिया है। और जो हमारा फाइंड मेथड है, अब ये देखिए फाइंड मेथड में ये लाइन लगाने से अब जब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आ रहा है, बट ये रिस्पॉन्स में वो डेटा नहीं दे पा रहा है हमें, है ना। तो ठीक है, एपीआई तो चल रही है, परफेक्टली चल रही है। अब इसमें कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो देखिए मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे मैसेज लगा दिया था। ये देखिए कंसोल पे यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए कन्वर्ट वैल्यू और कन्वर्ट वैल्यू 1। तो कन्वर्ट वैल्यू में डेटा आ रहा है, राइट, देखिए पूरा डेटा आ रहा है फेच होके। लेकिन कन्वर्ट वैल्यू 1 जो है वो नहीं आ रहा है। मतलब कहानी क्या है, मतलब कहानी ये है कि फाइंड बाई आईडी से जो डेटा हमारा आ रहा है वो तो यहाँ पे आ गया, मैंने प्रिंट करा दिया। लेकिन फिर मैंने उस डेटा को डीटीओ में जब कन्वर्ट करा यहाँ पे डाल के, राइट, तो डीटीओ ऑब्जेक्ट जो यहाँ से आ रहा है वो भी आ रहा है, बट उसमें डेटा नल आ जा रहा है कहीं ना कहीं समहाउ। अब वो जो नल डेटा आ रहा है उसी की हैंडलिंग हमें करनी है, राइट। तो वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जा रहा है, अभी फिलहाल मैं इस चीज को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और आगे अगले वाले वीडियो में जरूर इसके बारे में आपको बताऊंगा, राइट। बाकी देखिए इसी तरह से फाइंड ऑल की भी कहानी है। अगर आपको ऑल डेटा फाइंड करना है तो ऑल डेटा के केस में भी ये प्रॉपर्टी कहाँ गया, फाइंड, ये तो फाइंड बाय था, ये फाइंड ऑल था, राइट। तो फाइंड ऑल के केस में भी आपको यही लाइन यहाँ पे ऐड करनी होगी मैपर की, है ना। और यहाँ से बाकी सब तो सही है। यहाँ से क्या आ रहा है भाई, फाइंड ऑल से एंटिटी आ गया, और यहाँ से एंटिटी से मैंने डीटीओ बदल दिया, राइट। ये एक्चुअली एंटिटी नहीं है, ये डीटीओ है, ट्रेनी डीटीओ, राइट। और ये डीटीओ यहाँ पे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे अपने कंट्रोलर में जाके यहाँ पे देखिए फाइंड ऑल वाला मेथड चलाता हूँ, तो ये जो लिस्ट ऑफ डीटीओ है ये देना चाहिए, है ना। तो सारा ही डेटा आ जाना चाहिए। ये तो आईडी से मैं निकाल रहा हूँ, तो आईडी से तो किसी स्पेसिफिक डेटा को रिटर्न करके देगा, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, मैं सारा ही डेटा फेच करके लाऊं, राइट। तो ये देखिए सारा ही डेटा ये दिया। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा है यार, कूल, बहुत बढ़िया भाई। इस केस में तो सारा डेटा आ गया, फाइंड ऑल के केस में सारा डेटा आ गया। ग्रेट, अच्छी बात है भाई। तो फाइंड ऑल के केस में तो सारा डेटा काम कर रहा है, सारा सर्विस काम काम कर रहा है ना। और देखिए मैंने यहाँ से डीटीओ ही रिटर्न कराया है। अब देखिए मैं एक चीज यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात। मैंने अपने मेथड में, जो भी मैंने अपने मेथड बनाए थे सर्विस लेयर पे यहाँ पे डिक्लेयर किया था, इन सारे मेथड्स में रिटर्न टाइप में डीटीओ दिया, ना कि एंटिटी दिया। आपको एंटिटी रिटर्न करने से क्या नुकसान है भाई, एंटिटी रिटर्न करने से नुकसान ये है कि एंटिटी में तो बहुत सारा डेटा होता है ना, एंटिटी में तो आईडी भी है, ईमेल भी है, मे बी पासवर्ड भी हो सकता है, राइट। तो अब जैसे मान लीजिए कि फीस है, एक बहुत सेंसिटिव डेटा मुझे लग रहा है,
या पासवर्ड है, वो बहुत सेंसिटिव डेटा लग रहा है, तो वो तो मैं नहीं रिटर्न देना नहीं चाहता हूँ इन यूजर को, नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इग्नोर कैसे करूँ? तो वो समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, अपने डीटीओ में जाता हूँ, मैं अपने डीटीओ में जाता हूँ, वेयर इज़ माय डीटीओ? डीटीओ के केस में ये पॉसिबल है। डीटीओ के केस में कैसे पॉसिबल है? जैसे मैंने अपने सर्विस लेयर में यहाँ डीटीओ दे रखा है, डीटीओ को ओपन करता हूँ। अब जैसे मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, राइट? तो इस पे मैं @json इग्नोर वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, राइट? जेसन इग्नोर कर दूंगा भाई। अब ये जो डेटा है, स्पेशली जैसे मान लीजिए ये पासवर्ड या कुछ और है, कोई सेंसिटिव डेटा है जो आपको नहीं एपीआई की कॉल में दिखाना है, तो मैंने अगर अपने मेथड रिटर्न टाइप में ये डीटीओ ले रखा होगा, तो भाई अभी देखिएगा ये डेटा यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये देखिए नहीं दिख रहा है डेटा, देखा फीस भी नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, और ये लिस्ट ऑफ डेटा आ रहा है। तो एपीआई देखिए मेरा फाइंड ऑल भी चल गया है, और ये हमारा हो गया फाइंड बाई आईडी। आईडी के केस में भी काम हो रहा है, लेकिन डेटा नहीं आ रहा है, देख लेंगे। डिलीट बाई आईडी भी कर लिया, अपडेट बाई आईडी भी कर लिया, रजिस्टर रजिस्टर ऑल। इस तरह से हमारा ये पूरा कंट्रोलर का CRUD ऑपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये हमारा रिपोजिटरी है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, जिससे हमारा वो सारा फाइंड गेट लोड ये सारा मेथड कॉल हो रहा है। बाकी हमारा सर्विस लेयर में ये सारे मेथड जितने हमने बनाए थे, इन सारे मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट मैपर की कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में हमें कुछ नया काम करना पड़ेगा, राइट? ताकि वो हमारा आगे डेटा दिखाए। ये एंटिटी हमारी क्लास है ना? डीटीओ को आपने देख ही लिया कि यहाँ पे हम इग्नोर कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, सीरियलाइज कर सकते हैं, डीसीरियलाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं। और साथ में यहाँ पे हमने मॉडल मैपर का यूज करके ऑब्जेक्ट मैपर का यूज करा, उसका एक कॉमन बीन बना दिया है। बाकी सारा खेल देखिए इम्प्लीमेंटेशन लेयर में है। ये सर्विस इम्प्लीमेंटेशन लेयर है, डिलीट के लिए डिलीट भी हो जा रहा है, अपडेट भी हो जा रहा है, फाइंड भी हो जा रहा है। ये अलग अलग तरह के ऑपरेशन हो गए, राइट? तो इसकी जो भी कमियां हैं वो अगले वीडियो में देखते हैं, बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।